आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। इस वेब सीरीज का नाम एडवोकेट अर्चिता एच है। ये सीजन 3 है। हर सीजन में एक अलग कहानी दिखाई जाती है। जैसे हम एगन बाबू में देखते हैं ना, हर सीजन में एक अलग कहानी होती है, इसमें भी वैसा ही है। मैंने बाकी 2 सीजन नहीं देखे हैं, 3rd सीजन अच्छा था। पहले मैं इस सीजन के प्लॉट के बारे में बताती हूँ। कहानी यह है कि एक हस्बैंड और वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं और एक्सीडेंट में हस्बैंड की मौत हो जाती है। अब जब हस्बैंड के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही होती है तो अचानक हस्बैंड वहां खड़ा होता है। तो हस्बैंड मरा नहीं है और वापस आ गया है, ये देखकर फैमिली के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वाइफ कहती है कि जो आया है वो मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड जैसा दिखने वाला कोई और आया है। और वो इस बात पर बहुत हंगामा और समस्या खड़ी करती है। ये मामला कोर्ट में जाता है। हमारे हीरो ही इस केस को लेकर बहस करना शुरू करते हैं। इसके बाद इस कहानी में क्या क्या चीजें होती हैं ये आप पूरी वेब सीरीज देखकर ही जान सकते हैं। इसमें आपको कई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो इस सीरीज में उन्होंने रखे हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आई बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सपोर्ट करें। अब और बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करते और हम सीधे एक्सप्लेनेशन के अंदर चलते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग सीन में एक लॉरी ड्राइवर अपने साथ वाले लड़के से बात करते हुए लॉरी में आ रहा है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहां एक एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ है और क्या नहीं, ये देखने के लिए वो कार के पास जाकर देखते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एक हस्बैंड और वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है। हस्बैंड को बहुत गहरी चोट लगी है, लेकिन वाइफ में थोड़ी हलचल महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वाइफ अभी भी जिंदा ही है। वो सोचते हैं कि जो मदद कर सकते हैं वो करें। फिर सीन कट होता है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिनका नाम अचिता है। जहां तक उनकी वाइफ की बात है, वो एक एसआई के तौर पर काम करती हैं। लगता है दोनों पूजा करने के लिए मंदिर ही आए हैं। वहां मौजूद लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब अच्छा हो। हमारे हीरो एक लॉयर हैं और उनकी वाइफ एक एसआई हैं। अब सीन को यहीं कट करके शुरुआत में चलते हैं। वो जो फैमिली जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसमें हस्बैंड की मौत हो गई है और शायद सिर्फ वाइफ ही बची है। कुछ दिनों बाद जो अंतिम संस्कार जैसी रस्में होती हैं वैसी एक रस्म चल रही है। जब ये सब हो रहा होता है तभी अचानक वो हस्बैंड इस जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। हस्बैंड का नाम नील है। अब नील को देखकर परिवार के सब लोग शॉक हो जाते हैं। नील कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया हूं, और ऐसी बातें करता है। परिवार के लिए ये थोड़ा हैरान करने वाला है। पर माँ अपने बेटे को वापस देखकर बहुत खुश होती हैं। वो उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुम वापस आ गए। ये सब उसकी वाइफ देख रही है जिसका नाम डेबी है। डेबी को लगता है कि जो आया है वो उसका हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे शक है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है और वो यही सब सोच रही है। हस्बैंड एक विलेन की तरह हल्की सी स्माइल देता है। अब वाइफ डेबी अपने कमरे में बैठकर कुछ बातें सोच रही है। शादी के बाद उनकी जो फर्स्ट नाइट थी तब उन दोनों ने जो रोमांटिक बातें की थी वो उन्हें याद कर रही है। तभी नील भी बेडरूम में आ जाता है। उसे शक है कि ये नील नहीं है, उसे शक है, इसलिए वो साफ कह देती है कि तुम नील नहीं हो। वो कहता है कि ये क्या बोल रही हो, मैं ही नील हूं, और उसे गले लगाने की कोशिश करता है। वो उसे धक्का देकर कहती है कि मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ो। वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, मैं नील ही हूं, और वो पुरानी बातें दोहराता है। उसे ये सब कैसे पता, ये तो हस्बैंड ने ही कहा था। पर उसे पक्का यकीन है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है। वो वहां से तेजी से भागने लगती है। नील कहता है कि कहां भाग रही हो, रुको रुको, और वो उसके पीछे भागता है। अब सीन बदलकर एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। हमारा हीरो एक लॉयर वहां किसी केस के सिलसिले में इंस्पेक्टर से बात करने के लिए आया है। वो शायद किसी और से बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तभी ये लड़की डेबी तेजी से भागते हुए स्टेशन आती है। सर, जो घर आया है वो मेरा हस्बैंड नहीं है, उसने अपने हदें पार करने की कोशिश की। सर, मैं किसी तरह जान बचाकर भाग गई हूँ। वो ये सब बता रही है। वो अब सब कुछ साफ साफ और विस्तार से समझा रही है। थोड़ा दूर बैठे हमारे हीरो भी ये सब ध्यान से देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में लड़की की पूरी फैमिली वहां आ जाती है। वो कह रहे हैं कि ये फालतू में बोल रही है कि वो इसका हस्बैंड नहीं है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये मेरा पति है, और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो जाने से मना कर देती है। तभी हीरो क्या करता है कि फैमिली मेंबर्स को बिना बताए इस लड़की को एक पेपर दे देता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे उसका सामान नीचे गिर गया हो और चुपके से उसके हाथ में पेपर थमा देता है। लड़की को नहीं पता कि उसमें क्या है। वो सोचती है कि घर जाकर देखूंगी कि इसमें क्या लिखा है, और वो ये सोचकर वहां से निकल जाती है कि घर जाकर देखूंगी। ये हीरो के पापा हैं जो एगन बाबू शो देख रहे हैं। हीरो घर आकर घर वालों को बताता है कि क्या हुआ। हीरो का एक असिस्टेंट जैसा लड़का भी है जो शायद उसका कोई रिश्तेदार है, जो उसका रिश्तेदार है। जब वो उससे इस केस के बारे में पूछता है तो वो कहता है ये तो न्यूज़पेपर में भी आया था, क्या आपने नहीं देखा? और वो केस की सारी डिटेल्स बताता है। वो बताता है कि जब सब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तभी हस्बैंड वापस आ गया। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, ये नीली है, तुम बेकार में इस तरह का तमाशा क्यों कर रही हो। फैमिली वाले उस पर गुस्सा होते हैं, पर वो अड़ी रहती है कि नहीं, ये नील नहीं है। वो कहते हैं कि इसे रेस्ट की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर से उसे इंजेक्शन लगाने को कहते हैं। वो गिड़गिड़ाती है कि नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, पर डॉक्टर उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देते हैं और कहते हैं कि लेट जाओ और रेस्ट करो। सब ये सोचकर चले जाते हैं कि थोड़ी देर सोने के बाद वो ठीक हो जाएगी। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि उस आदमी ने उसे एक पेपर दिया था। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसका नंबर होता है। अब वो उसे कॉल
करती है और कहती है आपको मेरे लिए ये केस लड़ना होगा, घर में ये सब हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो भी मान जाता है। जब वो केस फाइल करता है तो ऑपोजिट टीम को इस बारे में पता चल जाता है। फैमिली की लेडी लॉयर को पता चलता है और वो भी यही सोचती है कि इसे केस नहीं बने देना चाहिए, बल्कि बात करके ही सुलझा लेना चाहिए। अब जब वो उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वो एक चाय की दुकान पर बैठे होते हैं। वो कहती है सर अंदर आइए, आपसे बात करनी है। उन्हें बात करने के लिए बुलाती हैं। वो भी पूछते हैं कि क्या बात है। लॉयर कहती हैं सर ये सब कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है, हम इसे बात करके ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, इसका सोल्यूशन तो कोर्ट में ही मिलना चाहिए। वो साफ कह देते हैं कि वो ये केस जरूर करेंगे। तो अब वो क्या करते हैं कि उस लड़की के घर जाकर उसे बुलाते हैं और कहते हैं बेटा मेरे पास आओ, मुझे आगे कुछ और बातें बताओ। वो लड़की भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उनके साथ निकल पड़ती है। केस ये है कि उस बेबी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद उस नील ने अपनी हदें पार कर दी थी। उस लड़की ने केस किया है कि उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती हुई है और उसने सीमा पार कर दी है। यही सब जांच के लिए आता है। लॉयर बहस शुरू करते हैं कि वो पति ही तो है, फिर इसमें गलत क्या है। तब ये लोग कुछ बातें बताना शुरू करते हैं कि सर असली समस्या तो वही है, बात ये है कि जो वापस आया है वो पति है या नहीं, ये उन्हें तुरंत समझ नहीं आता। जब उसने अपनी हदें पार करने की कोशिश की तो इन्होंने उसे मना किया और रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनका आरोप है कि उसने इनकी बेहोशी का फायदा उठाया और अपनी मर्जी से सीमा पार कर दी है, ऐसा वो आरोप लगा रही हैं। जब लॉयर पूछते हैं कि वो पति क्यों नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, तब हीरो पुरानी सारी बातें और सारा मामला सामने ले आता है। दूसरी तरफ की लेडी लॉयर बचाव की कोशिश करती हैं और कहती हैं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। तो वो कहती हैं कि जो वापस आया है वो पति ही है, लेकिन हमारे हीरो कहते हैं सर जो वापस आया वो पति है या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, आपको इसकी जांच के आदेश देने चाहिए सर। लेकिन ये केस करने की वजह से घर वाले उस लड़की पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि उसने ये केस किया है, इसलिए वो लड़की के लिए सुरक्षा मांगते हैं। अब जज कहते हैं कि पहले ये कंफर्म करना होगा कि वापस आने वाला आदमी पति है या नहीं, और साथ ही जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक उस परिवार का कोई भी सदस्य इस लड़की को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इसकी सुरक्षा के लिए मैं एक लेडी कांस्टेबल तैनात कर रहा हूं। अब यहाँ हीरो भी इस जगह पर बहुत खुश है, लेकिन फैमिली वाले बहुत चिढ़ जाते हैं और इस लड़की को अकेला छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। जब ये लड़की उदास खड़ी होती है तो हीरो ही उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, और उसे ऑटो में ले जाता है। अब दूसरी तरफ और बच्चे खेलते वक्त तालाब में एक डेड बॉडी देखते हैं। अब डेड बॉडी मिली है तो एसआई लेडी यानी हीरो की वाइफ इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आती है। वो सोचते हैं कि पहले ये पता लगाना होगा कि ये आदमी आखिर है कौन। इधर हीरो जो है वो एक ऑटो पकड़कर उसे घर लेकर आ रहा है। अब हमें घर के सभी लोगों की आपस में होने वाली बातचीत दिखाई जाती है। घर में जो मामा है उन्हें थोड़ा शक है कि ये जो वापस आई है वो नीला ही है या नहीं, लेकिन बाकी सब लोग यही मान रहे हैं कि ये नीला ही है। अब जैसे ही डेबी इस जगह पर पहुंचती है घर के सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन हीरो कहता है कि इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ एक लेडी कांस्टेबल है, ये मत भूलना। और फिर वो उसे छोड़कर वहां से निकल जाता है। एक पुलिस वाले से मिलने हीरो का असिस्टेंट लड़का आया है। वो असिस्टेंट कहता है सर मुझे आपसे बात करनी है, और उन्हें थोड़ा साइड ले जाकर बात शुरू करता है। वो उस एक्सीडेंट के बारे में है जो हस्बैंड और वाइफ का हुआ था। उस वक्त मौके पर यही पुलिस वाला पहुंचा था, लॉरी ड्राइवर के फोन करने पर यही वहां पहुंचा था। उसे पता चला था कि वाइफ जिंदा है पर हस्बैंड मर चुका है। उसने डॉक्टर से भी कंफर्म करवाया था कि वो मर चुका है। अब ये पुलिस वाला कह रहा है कि जो अभी है वो शायद फेक है, जो अभी यहाँ मौजूद है वो शायद फेक है। अब वो जो परिवार है उनके बीच ये बात चल रही है कि अब केस कोर्ट पहुंच गया तो अब क्या किया जाए, उनके बीच यही डिस्कशन चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि फैमिली लॉयर जो लड़की है उसके अलावा हमें किसी और बड़े लॉयर से मिलना चाहिए, हमें ये केस किसी भी तरह जीतना ही होगा। वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब उस नील की माँ की एक फ्रेंड इस जगह पर आई है। ये शायद विदेश की रहने वाली है और ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसलिए यहाँ आई हैं। वो आइडिया दे रही हैं कि मेरा एक जान पहचान का लॉयर है उसके पास चलते हैं, ऐसा कुछ वो कह रही हैं। एक्चुअली तालाब में जो लड़के की बॉडी मिली थी अब पता चला है कि उसका नाम दीना है। जब इस एंगल से सोचा गया कि क्या दीना ने सुसाइड किया होगा तो लगा कि ये सुसाइड होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, किसी ने उसे मारकर तालाब में फेंक दिया है। डॉक्टर भी इसी बात को कंफर्म करते हैं। तो वो दीना के बारे में हर एक बात को जानने की सोचते हैं। हीरो का असिस्टेंट उस श्मशान में काम करने वाले आदमी से बात करने के लिए आया है। वापस आए नील ने क्या कहा होगा कि शायद मेरी बॉडी जलाई नहीं गई, मैं तो बहुत ही किस्मत से बचकर आ गया हूं। जब ये उस श्मशान वाले से बात करता है तो वो कहता है कि सर मैंने ही तो बॉडी जलाई थी, मैंने पक्का उस नील की बॉडी को जला दिया था सर। तो कहता है कि जो आया है वो पक्का कोई फ्रॉड ही होगा। इधर असिस्टेंट हीरो से कहता है कि सर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा हमने सोचा था। अब अशोक नाम के एक दूसरे लॉयर को दिखाया जाता है। इन्होंने कभी हार का मुंह देखा ही नहीं है। वो बड़े गर्व के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो फैमिली उनसे मिलने और बात करने के लिए आती है। वो लेडी जो बाहर से आई थी वही उन्हें यहाँ लेकर आई है। वो कहती है कि उन्हें नील का केस लेकर उसकी जांच करनी चाहिए। वो भी इस बात को मान जाते हैं। अब रात के वक्त जब हीरो अकेला जा रहा होता है तो कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। वो शायद उन केसेस से जुड़े लोग हैं जिन्हें वो हैंडल कर रहे हैं, वही मारने आए हैं।
तभी अचानक एक कार की आवाज आती है और वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि लॉयर अशोक है। वो कहते हैं कि क्या आपको सावधान नहीं रहना चाहिए, केस हैंडल करते वक्त केयरफुल रहना पड़ता है, इस केस में तुम्हारे खिलाफ मैं ही लड़ने वाला हूं। ऐसा कहकर वो हाथ बढ़ाकर हीरो की हेल्प करते हैं। अशोक एक बहुत बड़े लॉयर हैं। हीरो को लगता है कि वो उनके खिलाफ कैसे जीतेंगे। जब उनसे ओपनिंग स्टेटमेंट देने को कहा जाता है तो हीरो कहते हैं कि जो आया है वो नील है ही नहीं है, नील की तो पहले ही मौत हो चुकी है, ऐसा वो कहते हैं। वो कह रहे हैं कि नील की आइडेंटिटी यूज करके कोई और आदमी यहाँ आया है। वो कह रहे हैं कि यही पूरा केस है। लेकिन अशोक का कहना है कि जो आया है वो नील ही है। उसकी वाइफ थोड़ा सदमे में है इसलिए वो समझ नहीं पा रही है। सच तो ये है कि नील वापस आ गया है। अब सबको अपनी अपनी स्टेटमेंट प्रूव करनी होगी ना। तो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हीरो क्या करता है कि वो सबसे पहले अंकल को यहाँ बुलाता है। अंकल को भी शायद ये डाउट होगा कि आने वाला नील नहीं है, इसीलिए शायद उन्होंने अंकल को बुलाया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुखाग्नि आपने दी थी, मतलब आग आपने लगाई थी ना, तो उन्होंने भी कहा दिया कि हाँ मैंने ही लगाई थी। ये सब अशोक ध्यान से देख रहा है और वो कहता है कि मुझे उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। ऐसा बोलने के लिए वो सामने आ जाता है। जब वो पूछता है कि आग लगाते वक्त क्या आपने उसका फेस देखा था, तो अंकल मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि फेस देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने फेस नहीं देखा। जब पूछा गया कि आमतौर पर तो माँ को ये करना चाहिए, आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि माँ ने भी यही कहा होता कि इस हालत में बेटे का फेस देखने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैंने किया। तो बेसिकली आग लगाते वक्त उन्होंने फेस नहीं देखा। जब उन्होंने फेस देखा ही नहीं तो ये कैसे कह सकते हैं कि जलने वाला नील ही था। हो सकता है नील की जगह आपने किसी और को जला दिया हो। ये सब हीरो सुन रहा है और तभी वहां लॉरी ड्राइवर खुद इस जगह पर आ जाता है। हीरो उसे यहां बुला लेता है। लॉरी ड्राइवर कहता है कि मैंने ही सबसे पहले देखा था और चेक किया था। हस्बैंड के शरीर में जान नहीं थी, वो बहुत पहले ही मर चुके थे। ये सब सुनकर अशोक क्या करता है कि वो पूछता है कि ये ड्राइवर है या डॉक्टर, कोई जिंदा है या नहीं। ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। ये कैसे बता सकता है, बस इतनी सी बात है। तो हीरो डॉक्टर को ही बुला लेता है। डॉक्टर भी आकर कहता है कि मैंने ही चेक किया था और उनकी मौत कंफर्म थी। अब अशोक उन्हें फंसाने के लिए बात शुरू करता है। वो पूछता है कि क्या कुछ रेयर केसेस में ऐसा नहीं होता कि जिन्हें मरा हुआ कंफर्म कर दिया गया हो वो भी वापस जी उठे। तो कहता है कि हाँ ऐसा हुआ है। अशोक इसी बात को मजबूती से पकड़ लेता है और कहता है कि यहां भी वैसा ही हुआ है। इसके अलावा एक्सीडेंट स्पॉट से लेकर डॉक्टर के साथ रहने वाले पुलिस ऑफिसर को बुलाकर जब हीरो बात कर रहा होता है तो अशोक उनके एविडेंस को भी गलत साबित करने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि उस दिन आप यूनिफॉर्म पहनकर वहां नहीं गए थे क्योंकि आपने हाफ डे लीव ली थी। अचानक कॉल आने की वजह से आप उस जगह पर पहुंच गए। किसी स्पॉट की जानकारी मिलने पर आपको यूनिफॉर्म में आना चाहिए था। अगर आप बिना यूनिफॉर्म के आए तो आपकी इन्वेस्टिगेशन को वैलिड कैसे माना जा सकता है। अशोक कहते हैं कि इसे माना ही नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं और जज भी इसे एक वैलिड पॉइंट मान रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि इसकी बात को अब हिसाब में नहीं लिया जा सकता। तो बेसिकली हीरो ने जो भी तैयार किया था वो सब वेस्ट हो गया। हीरो की टीम के सभी लोग इस वक्त काफी बुरा फील कर रहे हैं। हीरो भी सोच रहा है कि यार ये सब कैसे हो गया। असिस्टेंट क्या कह रहा है कि शायद वो नीला ही होगी। हम ही बेकार में खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। जब ये दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो वो लड़की ये सब सुन लेती है। तो वो पूछती है कि सर क्या आपको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम सच कह रही हो, फिक्र मत करो। अभी वो श्मशान वाला आदमी है ना, उसे बुलाकर मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो बड़े भरोसे के साथ बात करता है। अब आगे वो उस स्मशान वाले को बुलाकर बात करना शुरू करता है। वो आदमी कहता है कि सर जलाने का काम तो मैंने ही किया था। सब लोग बॉडी रखकर चले जाते हैं पर सारा काम मैंने ही किया था। नीला की बॉडी जलकर, ठीक है सर मैंने गलती से किसी और की बॉडी नहीं जलाई, मैंने नीला की ही बॉडी जलाई थी। वो ये बात पक्के तौर पर कहता है। तभी उसे फंसाने के लिए अशोक आ जाता है। जब वो पूछता है कि क्या आप काम के वक्त पीते हैं तो वो हाँ कहता है। कितनी पीते हो पूछने पर वो काफी ज्यादा मात्रा बताता है। जब वो पूछता है कि क्या अभी भी पी रखी है तो वो कहता है कि हाँ हल्की सी पी रखी है। उस आदमी ने ये बात बता दी। जज भी ये सब नोटिस कर रहे हैं ना, गुस्सा होते हैं कि क्या तुम कोर्ट में भी पीकर आए हो, पहले यहां से बाहर जाओ। जज कह देते हैं कि बेसिकली मैं इसके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड में नहीं लूंगा। हीरो को लगता है कि यार यहाँ तो सारी गेंदें नो बॉल हो गई हैं। वो काफी फील कर रहा है इस हियरिंग में तो डेबी की तरफ से सब गड़बड़ी हुआ है। जब वो इस बारे में सोचकर दुखी हो रही होती है तभी घर की काम वाली पानी देने के लिए आती है। वो काम वाली से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जो आया है वो नहीं है, तुम्हें तो पता है ना, बताओ। तब काम वाली कहती है कि मुझे भी थोड़ा शक तो है। तभी उस फैमिली के लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसे ये वाइफ छुप कर सुन लेती है। वो प्लान बना रहे हैं कि हम इसे पागल साबित कर देते हैं, तभी सब कुछ स्मूथली खत्म होगा। दूसरी तरफ हियरिंग में मात खाया हुआ हीरो जो काफी दुखी है अपने पापा से इस बारे में बात कर रहा है, वो वही है। तभी उसे डेबी का कॉल आता है। वो कहती है सर घर वाले मुझे पागल साबित करने का प्लान बना रहे हैं। वो कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे हस्बैंड की मेडिकल रिपोर्ट अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। क्या तुम मुझे मेडिकल रिपोर्ट निकाल कर भेज सकती हो। वो कहती है ठीक है सर मैं किसी तरह इंतजाम करके भेज दूंगी। वो ये भी कहती है सर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि नील के दोस्त दीपक को भी शक है कि ये नील नहीं है। वो कहता है ठीक है मैं देख लूंगा।
फिर वो अपने असिस्टेंट मदन को उसे देखने के लिए कहता है। मदन को पता चलता है कि वो दीपक उसी क्लब में है। वो उसे ढूंढ कर उस जगह पहुंच जाता है और उससे धीरे धीरे बात करके दोस्ती करने की कोशिश करता है। इधर डेबी नील के मेडिकल रिकॉर्ड्स ढूंढने आती है। जब वो रिकॉर्ड्स ढूंढ रही होती है तभी अचानक वो वहां आ जाता है। अचानक वो आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह बात संभालकर मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर निकल जाती है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब नील वापस आया था तो घर में सब बहुत खुश थे। तभी उसका दोस्त दीपक वहां आता है। दीपक नाम का एक आदमी वहां आता है और कहता है, भाई तेरे वापस आने की बहुत खुशी है, और पुरानी बातें करने लगता है। लेकिन नील को कुछ याद नहीं है और वो अजीब तरह से देखने लगता है। इसी वजह से दीपक को शक हो जाता है। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम नील नहीं हो, तुम नील नहीं हो। वापस आया हुआ आदमी नील नहीं है। ऐसा शक सिर्फ डेबी को ही नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड दीपक को भी हुआ है। उन्होंने पहले ही हीरो को इस बारे में बता दिया है। अब दूसरी तरफ हमें हीरो की वाइफ का केस दिखाया जाता है जो वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। दरअसल उन्होंने मरे हुए लड़के की मां को ढूंढ लिया है। जब उससे पूछा गया कि उसका बेटा किसके साथ घूमता था तो मां ने बताया कि उसका बेटा हीरो बनना चाहता था। वो एक्टर बनना चाहता था, लेकिन फाइटर के तौर पर काम कर रहा था। उसके फाइट मास्टर का नाम रॉकी और वो ज्यादातर रॉकी के साथ ही रहता था, ऐसा उसकी मां ने बताया। फिर सीन कट होता है और अब जाकर रिवील होता है कि ये परिवार आखिर इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा है। इसका असली कारण अब जाकर रिवील किया गया है। दरअसल अगर नील मर जाता तो सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ को मिल जाती, ऐसा ही रजिस्टर हुआ था। अब अगर वो नील के जरिए इसे बदलना चाहें तो कोर्ट इस आदमी को नील नहीं मानेगा। जब ये केस खत्म होगा तभी कोर्ट इसे नील के रूप में स्वीकार करेगा। उनके फैमिली लॉयर ने साफ कह दिया कि तब तक हमें इंतजार करना ही होगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी डेबी वहां आती है और ये सब देख लेती है। उसे लगता है कि ये परिवार प्रॉपर्टी न गंवाने के लिए ये सारा नाटक कर रहा है। डेबी ऐसा ही सोचती है। वो बिना कुछ बोले गुस्से में उस कमरे से बाहर चली जाती है। अब सीन कटा होता है और हमें फाइट मास्टर रॉकी को दिखाया जाता है। वो सिखा रहे हैं कि फाइट कैसे करनी है। तभी वो लेडी एसआई आती है और उन्हें लॉक कर देती है। वो कहती है कि उन्हें उनसे कुछ बात करनी है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। वो बताती है कि हमें दीना नाम के एक लड़के की बॉडी मिली है। सुना है कि वो दीना तुम्हारे साथ ही घूमता था। जब वो पूछती है कि मामला क्या है तो रॉकी एक फ्लैशबैक सुनाता है। वो ये कि दीना एक्टर बनना चाहता था और उसने रॉकी से मदद मांगी थी। इन्होंने कहा होगा कि कम से कम 15 लाख रेडी करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। वो पैसे का इंतजाम करने गया पर वापस ही नहीं आया। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसने सुसाइड कर लिया है, पर इन्हें लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। यहां बताया गया है कि हीरो का असिस्टेंट दीपक से दोस्ती करना चाहता था। याद है ना, दीपक बार बार कार्ड गेम जीत रहा है। एक स्टेज पर बात करते करते दोनों दोस्त बन जाते हैं। जब उसे उल्टी होती है तो ये उसकी हेल्प भी करता है। तभी हीरो भी इस जगह पर आ जाता है। अब दोनों बताते हैं कि वो यहां किस लिए आए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि तुम नील के खिलाफ स्टेटमेंट दो। वो कहता है कि मैं कोर्ट वगैरह नहीं आऊंगा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। वो कहता है कि मैं वीडियो कॉल के जरिए आपकी हेल्प कर दूंगा। अब कोर्ट में एक प्रोफेसर को लाया गया है। लगता है ये नील के ही प्रोफेसर हैं। शादी होने के बाद भी नील अपनी वाइफ को साथ लेकर इन प्रोफेसर से मिलने के लिए गया था। तो जब नील से पूछा गया कि क्या उन्हें ये प्रोफेसर याद है तो नील ने कहा कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है। पर जब प्रोफेसर से पूछा गया कि आखिरी बार क्या बात हुई थी तो उन्होंने कह दिया कि मुझे वो बात याद नहीं है। उसी वक्त कॉलेज के दिनों में उन्हें किसी से बहुत ज्यादा प्यार था। जब उस प्यार के बारे में याद है क्या पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो भी याद नहीं है। अब अशोक उनकी हेल्प करने के लिए कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत सी बातें भूल गए हैं। वो कह रहा है कि इन बातों को इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या हीरो अपना प्यार इतनी जल्दी भूल सकता है? कॉलेज में उन्हें अपनी इंग्लिश प्रोफेसर से बहुत प्यार था। भला पहला प्यार भी कोई भूलता है क्या? वो इसे कैसे भूल सकते हैं? हीरो कोर्ट में प्रूव कर रहा है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। हीरो का कहना है कि अगर ये असली नील होते तो इन्हें सब कुछ याद होता। उसने कह दिया कि ये असली नील नहीं है। तब भी अशोक बात संभालते हुए कहता है कि नहीं नहीं, एक्सीडेंट की वजह से वो कुछ चीजें भूल गए हैं और ये बात भी वैसी ही है जिसे वो भूल गए हैं। ठीक है, पर एक्सीडेंट की वजह से एलर्जी थोड़े ही बदल जाती है। नील को पीनट्स से एलर्जी है तो इन्हें पीनट्स खिलाकर देखते हैं। इस पर अशोक ने हंगामा कर दिया कि आपको ये बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। लेकिन जज क्या कहते हैं कि मेडिकल सपोर्ट के साथ इस चीज को करके देख सकते हैं। इसी वजह से अब डॉक्टर्स इस जगह पर आ जाते हैं। साथ ही वे पीनट लेकर आते हैं और उसे देते हैं। वे कहते हैं कि इसे जल्दी लेकर खा लो। जब पूछा गया कि अगर एलर्जी होती है तो कितनी देर में होगी तो डॉक्टर कहते हैं कि आधे घंटे में हो जाएगी। तो अगर इसे एलर्जी नहीं हुई तो पता चल जाएगा कि ये फेक है। वे इंतजार कर रहे हैं कि इसे पक्का एलर्जी होनी ही चाहिए। तकरीबन आधा घंटा खत्म हो जाता है लेकिन उसे एलर्जी नहीं हो रही है। अब हीरो भी कह देता है कि सर ये नील नहीं है, ये धोखा दे रहा है। वो उससे पूछ रहा है कि तुम असल में कौन हो, कोर्ट को साफ साफ बताओ। तभी देखा तो उसे एलर्जी हो जाती है। डॉक्टर्स भी इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि ये एलर्जी ही है। तो अब कोर्ट भी इस जगह पर ये मानने लगता है कि यही नील है। हीरो यहाँ पर हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अब यहाँ से कट करके हमें कई साल पहले नील के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। असल में ये दोनों इस बात से परेशान हैं कि उनका कोई बच्चा नहीं है। जब पत्नी पति से कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शायद गलती मेरी भी तो हो सकती है।
जब वे ऐसे दुखी होकर बात कर रहे होते हैं तभी शायद खबर मिलती है कि किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। वो अपनी पत्नी को देखकर कहता है कि फिक्र मत करो, हमें भी हमारा बच्चा जल्दी मिल जाएगा। पत्नी से ऐसा कहने का उसका क्या मतलब है, ये अभी पता नहीं है। नील के मामा को भी नील पर शक था, है ना। अब मामा माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी लगा था कि वापस आया हुआ ये शख्स नील नहीं है, लेकिन तुम नील ही हो बेटा, मुझे अब समझ आ गया है। वो नील से माफी वगैरह मांग रहे हैं। दूसरी तरफ वो जज है ना, वो हीरो को बुरी तरह डांट रहा है। हीरो की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की वजह से ही वो इस टेस्ट के लिए राजी हुआ था। अगर उसे कुछ हो जाता तो सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी मुसीबत हो जाती। क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो। हीरो को सब खरी खोटी सुना रहे हैं। हीरो भी डेबी से कहता है कि शायद वो नीली है और हम ही फालतू में शक कर रहे हैं। पर डेबी कहती है कि सर एक जैसी एलर्जी तो 2-3 लोगों को भी हो सकती है ना, उस तरह से शायद उसे भी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है सर, ऐसा उन्होंने कह दिया। पर हीरो कहता है कि नहीं मैडम, मुझे तो लगता है कि यही नील है। असल में हीरो का भरोसा अब धीरे धीरे डगमगाने लगा है। एक्चुअली वो ऐसा ही लेडी डीना नाम के लड़के के मर्डर की जांच कर रही है ना, वो डीना के सीसीटीवी फुटेज देख रही है। कोई उसे रेगुलर फॉलो कर रहा है। अब उन्हें पता लगाना है कि वो फॉलो करने वाला कौन है। वो बाइक का नंबर देखने के लिए फुटेज को अच्छी तरह जूम करती हैं। जब नंबर चेक किया तो वो रॉकी की बाइक निकली। पता चलता है कि रॉकी उसे फॉलो कर रहा था। उन्हें लगता है कि रॉकी ने ही कुछ किया है। अब ये केस तो फैमिली के फेवर में ही जा रहा है ना। घर के सभी लोग लॉयर को थैंक यू बोल रहे हैं। साथ ही वो डेबी से कहते हैं कि तुम हारने वाली हो तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही केस वापस ले लो। पर वो साफ कह देती है कि नहीं नहीं, जो भी होगा कोर्ट में ही फैसला होगा, मैं केस वापस नहीं लूंगी। क्या रॉकी ने ही डीना का मर्डर किया है और क्यों, उन्हें इसके पीछे की वजह ढूंढनी होगी। ऐसा ही कहती है कि हमें किसी भी तरह उसका फोन चेक करना होगा, उसके लिए परमिशन ले लो। हीरो इस केस को लेकर थोड़ा अपसेट है। वहीं एसआई को भी अपने केस में कुछ खास नहीं मिला है। वो अपने केस के बारे में बताती हैं और पति अपने केस के बारे में। दोनों ही अभी वीडियो कालियों मोगते ना काटा माटेंद्र मादरी काफी मुश्किल दौर में है। तो एक दूसरे को है। दीपक उसने कहा था कि वो कोर्ट नहीं आएगा, वीडियो कॉल पर आएगा, पर अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। वो अपना चेहरा छिपाकर ही बात कर रहा है। वो कहता है कि बचपन में हम दोनों ने एक जगह कुछ दफनाया था। पर जब नील से पूछा जाता है तो उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। अशोक क्या कह रहा है कि वो सब शायद वो भूल गया होगा, ऐसा उसने जवाब दे दिया है। नील से बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं पर नील को कुछ भी याद नहीं है। उसे कुछ भी याद नहीं। भला कोई अपने दोस्त के साथ हुई सारी बातें कैसे भूल सकता है। हीरो कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अशोक बार बार यही कह रहा है कि नहीं, एक्सीडेंट की वजह से उसे थोड़ा असर हुआ है और वो थोड़ा भूल गया है, ऐसा वो कह रहा है। दरअसल डेबी और नील ने कैसे शादी की थी, वो जो बात है ना, डेबी उसकी कहानी सुना रही है। वो ये है कि दोस्त दीपक के हाथ में चोट लगी थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसी हॉस्पिटल में इस डेबी को, जहां तक डेबी की बात है, वो वहां नर्स थी। नर्स होने के नाते उसकी नील के साथ थोड़ी बातचीत होती है ना, बस वैसे ये प्यार में बदल गया होगा। उसे ये सब बातें तो याद है, ये सब तो उसे याद है, पर बाकी चीजें वो कैसे भूल सकता है, ऐसा नील से पूछा जा रहा है। नील के पास इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। अगर ये असली नील होता तो इसे सब कुछ पता होता, पर इसे सिर्फ थोड़ा बहुत ही पता है, मतलब इसे किसी ने सिखाया है और ये उसी के जरिए ये सब बोल रहा है। हीरो ऐसा कह रहा है। इसके अलावा वो जिसे बर्थ मार्क कहते हैं ना, उसमें चलो चेक करके देखते हैं। उसकी वाइफ ने बताया कि नील को इसी जगह निशान है। हीरो चेक करता है कि क्या वहां निशान है। देखा तो उस जगह वो 10 मार्क है। सब हैरान रह गए कि अरे ये यहाँ कैसे है। हीरो आगे एक और टेस्ट की मांग करता है, मतलब वो जो सच उगलवाने वाला टेस्ट होता है ना, वही करके देखते हैं। अगर ये असली नील हुआ तो पास हो जाएगा, वरना फेल हो जाएगा। उसने ऐसा साफ कह दिया है। एक स्टेज पर वो इसके लिए भी हाँ कह देता है और मान जाता है। वहां सारा सेटअप तैयार किया जा रहा है। अब उससे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्या आप ही नील हैं, और वो भी हाँ हाँ कहे जा रहा है और मशीन दिखा रही है कि वो सच बोल रहा है। ये सब देखकर हीरो को भी शौक लगता है और उसकी वाइफ डेबी को भी शौक लगता है। हीरो बहुत चिढ़ रहा है कि सब कुछ उसके खिलाफ ही क्यों हो रहा है। हीरो के इलाके में एक मंदिर का फंक्शन चल रहा है। हीरो और उसका असिस्टेंट वहां भगवान की पूजा करते हुए बात कर रहे हैं। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी है। वो छोटी बच्ची पुराणों के जुड़वा बच्चों के बारे में बताती है। जुड़वा शब्द सुनते ही हीरो हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसका कोई जुड़वा भाई हो सकता है और शायद वही ये सब कर रहा हो। वो सोचने लगता है कि नील कैसे पैदा हुआ था, क्या वो अकेला पैदा हुआ था या फिर उसके साथ कोई और भाई भी था। वो असिस्टेंट को इस बारे में पूरी तरह से छानबीन करने को कहता है। असिस्टेंट भी मान जाता है। जब असिस्टेंट नील के जन्म के बारे में छानबीन करता है तो उसे कुछ चौंकाने वाली बात पता चलती है, जिसके बारे में वो हीरो को बताता है। अब लेडी एसआई क्या करती है कि रॉकी को बुलवा लेती हैं। वो उसका फोन मांगती हैं। रॉकी मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि मैं फोन क्यों दूं, क्या आपके पास कोई ऑर्डर है। वो कहती हैं ऑर्डर ही चाहिए ना, मेरे पास ऑर्डर पहले से ही है, मैंने पहले ही ले लिया था। ऐसा कहकर वो उसका फोन ले लेती हैं। दूसरी तरफ हीरो ने अब काफी कुछ पता लगा लिया है। वो कहता है कि मैं अब एक एक करके सब बताऊंगा। नील की माँ से मिलने विदेश से जो लेडी आई थी, उनके बारे में पता करने पर पता चला कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है।
असल में वो विदेश में रहती हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या नील कभी विदेश आया है, तो वो लेडी सोच में पड़ जाती हैं और कुछ देर तक सोचती रहती हैं। नील को तो फ्लाइट से डर लगता है, उसके विदेश जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब हीरो कहता है कि सच बताइए, तो वो आंटी कहती हैं कि हाँ, वो कभी नहीं आया। कभी नहीं आया ना, तो फिर ये वीडियो देखिए। ऐसा कहकर वो एक वीडियो दिखाता है। असल में उस वीडियो में वो आंटी के साथ विदेश में खड़ा है। वो मजाक उड़ा रहे हैं कि जब वो कभी आया ही नहीं तो विदेश कैसे चला गया, इस तरह से वो नकल उतार रहे हैं। तब हीरो कहता है कि फोटो में जो दिख रहा है वो नील नहीं है, बल्कि इसका नाम रोशन है। असल में बात यह है कि इन आंटी के कई साल पहले जुड़वा बेटे पैदा हुए थे। मेरा मतलब है कि नील और रोशन नाम के दो जुड़वा बेटे पैदा हुए थे। उनकी एक दोस्त थी जो नील की माँ थी। उनके कोई बच्चा नहीं था, तो इन्होंने अपना एक बच्चा उन्हें दे दिया था। वही बच्चा नील था। लेकिन सच तो यह है कि नील मर चुका है, इसीलिए इन लोगों ने रोशन को विदेश से यहां बुलवाया है। रोशन ही नील बनकर सबके सामने नाटक कर रहा है। नील के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रोशन को देकर उन्होंने उससे ये सब करवाया है। इस फैमिली ने ही जायदाद हड़पने के लिए ये नाटक रचा है। जब हीरो ने ये सब बताया तो फैमिली के सारे लोग हक्के बक्के होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो बताते हैं कि फ्लाइट से आने में पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसे शिप के जरिए अलग अलग रास्तों से यहां लाया गया। जज कहते हैं कि वो अपना फैसला कल सुनाएंगे। अब पूरा केस हीरो की तरफ मुड़ गया है। कोई हीरो की बहुत तारीफ कर रहा है, वहीं डेबी भी बहुत खुश होकर कह रही है कि सुपर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तभी अचानक उन्हें अपनी वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है, मैं रॉकी नाम के एक आदमी का केस हैंडल कर रही हूँ। रॉकी का फोन चेक करते वक्त मुझे कुछ जरूरी चीजें मिली हैं। मुझे लगता है ये आपके केस से जुड़ी हुई बातें हैं। वो पूछती है कि क्या वो तुरंत आकर उनसे बात कर सकते हैं। वो मान जाते हैं। साथ ही वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, और उसे काम देकर भेजते हैं। असिस्टेंट एक बुजुर्ग औरत से मिलने उनके घर जाता है। वो पूछता है, मैडम क्या घर में पुराने अखबार या रद्दी मिलेगी? वो औरत कहती है, हाँ बेटा, है ना, और उसे अंदर बुला लेती है। अशोक जब इस फीलिंग में बैठा होता है कि हम केस हारने वाले हैं, तभी हीरो उससे बात करने के लिए वहां आता है। ये यहां हमसे बात करने क्यों आया है? अशोक उसे इसी तरह की एक नजर से देखता है। फिर सीन कट हो जाता है। आज हियरिंग के लिए हीरो निकलने वाला है। लगता है वो कोई बहुत जरूरी बात बताने वाला है। उसकी वाइफ उसे ऑल द बेस्ट कहती है और उसके पापा भी उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। हीरो आखिर क्या बताने वाला है, ये अब जाकर पता चलता है। ये पता चलना शुरू होता है जब अशोक से पूछा जाता है कि क्या उन्हें कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है, तो वो कहता है कि मैं हार चुका हूं, इसलिए मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अब हीरो खड़ा होकर कुछ बातें कहना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं इस लेडी को यहां बुलाने वाला हूं। उस लेडी का नाम सुनते ही डेबी के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो पूछती है कि आप उन्हें क्यों बुला रहे हो, पर वो उन्हें बुला ही लेता है। आखिर ये लेडी है कौन? वो डेबी की आंट है। शायद डेबी बचपन से उन्हीं के घर में पली बड़ी है। बेस ना रे, डेबी को बचपन से ही बस पैसों का ही लालच रहा है। उसके दिमाग में बस पैसा ही पैसा रहता है। असिस्टेंट जिस लेडी से मिलने गया था वो डेबी की आंट ही थी। पहले तो उसने उनसे काम के सिलसिले में बात की थी। वो उनसे बात करता है और धीरे धीरे उसने उनकी पर्सनल बातें भी जान ली। और जब वो पर्सनल बातें पूछ रहा था तभी उसे डेबी के बारे में पता चला। डेबी की आदत थी कि वो एक ही समय पर कई लोगों से रिश्ता रखती थी और उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठती थी। उसकी आंट अक्सर उसकी फोन कॉल्स पर ध्यान देती थी, जिससे उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि डेबी कोई अच्छी लड़की नहीं है। जहां तक डेबी की बात है, वो रॉकी नाम के किसी लड़के से प्यार करती थी और शादी के बाद भी उससे छुपकर मिलती थी। जब बार में काम करने वाले एक लड़के से पूछा गया तो उसने भी हाँ कहते हुए इस बात को कंफर्म किया। शादी के बाद भी वो रॉकी से मिलकर बातें करती रही। एक बार जब वो लड़का उनसे पूछने आया कि वो क्या खाएंगे, तब उसने ये सब नोटिस किया। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि तभी वहां दीना आ गया। वो कहता है, ओहो, तो ये चक्कर आप लोगों के बीच काफी समय से चल रहा है। वो उन्हें धमकाने लगता है कि अगर उसने ये बात डेबी के घर पर बता दी तो क्या होगा। ऐसा कहकर वो उन्हें डरा रहा है। इससे रॉकी चिढ़ जाता है और कहता है कि ज्यादा नाटक मत करो और यहां से निकल जाओ। वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके अफेयर के बारे में बाहर किसी को न बताऊं, तो मुझे पैसे दे दो और मुझे लेकर एक मूवी बनाओ। जहां तक ऐसा की बात है, उन्होंने रॉकी का फोन चेक किया था तो उन्हें डेबी के साथ हुई सारी बातें पता चल गई होंगी। उन्होंने कहा होगा कि वो पति को बता देंगे और अब कोर्ट के सामने भी वो वही बात कह रहे हैं। डेबी भी फंस जाने के डर से घबराई हुई है। अब हीरो नील की मां को वहां बुला लेता है और उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों करने का सोचा। अभी बताती हैं कि असल में क्या हुआ था। नील के कत्ल के बाद वो दीना उनसे मिलने के लिए आया था। उसने कहा था कि नील के साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सब डेबी ने ही किया है। उसने मां को बताया कि डेबी और रॉकी ने मिलकर ये प्लान बनाया था। उसने सारी बातें मां को बता दी। ये सुनकर मां को गहरा सदमा लगा। इसीलिए मां ने सोचा कि रोशन को विदेश से वापस बुलाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी बहू अच्छी नहीं है। उसने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया है, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने की कोशिश की। जहां तक दीना की बात है, वो रॉकी को ब्लैकमेल कर रहा था कि भी दीना
खेल खत्म करने के लिए उसका पीछा कर रहा था और मौका मिलते ही उसने उसका काम तमाम कर दिया। रॉकी यहाँ ये बात मान भी लेता है, लेकिन हीरो कहता है कि तुमने सिर्फ दीना को ही नहीं मारा बल्कि नील को भी तुम दोनों ने ही मारा है, ऐसा वो कह देता है। वो कहता है कि नहीं, हमने नील को कुछ नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था। पर हीरो कहता है कि तुम भी उस जगह पर मौजूद थे, तुम्हारे टावर रेंज से ये बात मैच हो गई है, ऐसा वो कह देता है। अब उनके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बात असल में यह है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन पैसों के लिए इन्होंने क्या किया कि नीलू से शादी कर ली। उन्होंने ऐसी बातें की थी कि नीलू को रास्ते से हटाकर उसकी सारी जायदाद मिलने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो उस दिन दोनों ने बाहर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने रॉकी से कह दिया कि तुम बीच में आ जाना। जब हस्बैंड और वाइफ साथ में कार में आ रहे होते हैं तब रॉकी लिफ्ट मांगने का नाटक करता है। वो कहती है कि मैं इसे जानती हूं, हम इसे लिफ्ट दे सकते हैं। इस तरह वो भी कार में ट्रेवल करने लगता है। फिर जब मौका मिलता है तो वो अचानक नीलू का गला घोटने लगता है। जब नीलू अपनी वाइफ से हेल्प मांगता है तो उसे पता चलता है कि वाइफ भी इसमें शामिल है और ये सब जानती है। फिर वो एक एक्सीडेंट जैसा सेटअप करते हैं, वाइफ को भी चोट लगी हो ऐसा इंतजाम कर देते हैं। जायदाद जल्दी पाने के लिए प्लान बनाकर उन्होंने नीलू का काम तमाम कर दिया। अब कोर्ट में सब कुछ साबित हो जाता है। अब ऑपोजिट लॉयर अशोक और जज दोनों ही हीरो की तारीफ करते हैं। वजह यह है कि हीरो चाहता तो डेबी को बचा सकता था, क्योंकि वो डेबी के क्लाइंट के तौर पर ही केस लड़ रहा था, वो उसका वकील था। अगर उसने डेबी से बड़ी रकम मांगी होती तो वो देने को तैयार हो जाती। वो कॉम्प्रोमाइज करके डेबी को इस केस से बचा भी सकता था, उसे फंसने नहीं देता। लेकिन जिसकी तरफ से हम लड़ रहे थे वो गलत थे, और उस गलती को सामने लाने की जो उसने कोशिश की उसी के लिए जज उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो जो अशोक से मिलने आया था वो उसे ये बताने आया था कि सर, इस केस में इस तरह की एक बात है, अशोक आज तक कभी नहीं हारा था, लेकिन इस बार अपनी हार पर वो कहता है कि मैं अपनी हार से खुश हूं क्योंकि तुम सच के साथ खड़े रहे। ऐसा कहकर वो हीरो की तारीफ करता है। हीरो भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। डेबी ने जुर्म किया था और उसे उसकी सजा मिलने वाली है, ऐसा दिखाया गया है। इसी के साथ इस सीरीज की कहानी को यहां पर खत्म करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। अगर आपको इस तरह के वीडियोस लगातार आते ही रहेंगे